नहीं, लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रिंग कंस्टेंट नहीं पढ़ रहे थे, हम लोग स्प्रिंग बैलेंस वगैरह पढ़ रहे थे, राइट। हम लोग सूडो फोर्स पे खत्म किए थे। हमारा यस आज सर। का टॉपिक इंस्ट्रिंग कंस्टेंट होगा। इंस्ट्रिंग कंस्टेंट का मैं आपको ट्रिक वाला तरीका बता चुका हूं, मैं आपको वर्क डन वाला तरीका बता चुका हूं, पावर वाला तरीका बता चुका हूं, राइट। अब हम लोग प्रॉपर मेथड देखेंगे स्ट्रिंग कंस्टेंट को सॉल्व करने का। बेसिकली वी विल लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ the length of string is constant. We will solve the string constraint using the length of string is constant. ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखिए जरा बेटा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस को अगर मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से सॉल्व करना चाहूंगा तो मुझे क्या करना चाहिए, ये समझते हैं पहले। बेसिकली एक सिंपल एग्जांपल हम लोग शुरू करेंगे। मान लेते हैं ये हमारी पुली है जिसमें ये एक स्ट्रिंग से दो ब्लॉक्स लटक रहे हैं, ठीक है। और हमें इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन चाहिए, या फिर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन चाहिए, या फिर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे ये समझते हैं, ठीक है। लेट्स से इस ब्लॉक का नाम हमने ए दिया है और इस ब्लॉक का नाम हमने बी दिया है, ठीक है। ब्लॉक्स का नाम ए और बी हमने दे रखा है, ठीक है। अब मैं बेसिकली इस ब्लॉक का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a1 और इस ब्लॉक के अपवर्ड एक्सेलरेशन a2 के बीच में रिलेशन निकालना चाहता हूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिंग की, ये जो अपने पास स्ट्रिंग है ना ये वाली, इस स्ट्रिंग की लेंथ को कांस्टेंट करूंगा। अब स्ट्रिंग की लेंथ में आप समझिए, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या करेंगे, लगाएंगे हम स्ट्रिंग की लेंथ के इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है स्ट्रिंग का जो आपको नजर आ रहा है, इसमें हम लोग लेंथ मान लेंगे L1 और इसकी लेंथ हम लोग मान लेंगे लेट्स से L2। अब आप बोलोगे सर यहां पर भी तो कुछ स्ट्रिंग है जो इस पुली के ऊपर लपेटी हुई है। तो बेटा देखो, पुली के ऊपर जो स्ट्रिंग लपेटी हुई है वो तो कांस्टेंट ही है ना, उस पुली के सेमी सरकमफ्रेंस के बराबर, है ना, है ना। यस सर। यस सर। तो इसको कांस्टेंट करने की जरूरत नहीं है, तो कांस्टेंट है ही है, तो इसलिए इसके बारे में हम चिंता नहीं करेंगे। ऐसे भी हम लोग एज्यूम करेंगे कि पुली का जो साइज है वो छोटा है, इसलिए ये वाली जो लेंथ है ऐसे ही निग्लिजिबल है, ठीक है बेटा। तो ये वाली लेंथ L1, ये वाली लेंथ L2। हमें सब सीधे सीधे बोलना है कि L1 प्लस L2 इज अ कांस्टेंट। किसी को आपत्ति? इन दोनों लेंथ्स का जो सम है वो कांस्टेंट होगा। कोई दिक्कत है किसी को? क्या? नो कोई दिक्कत सर। नहीं सर। ओके, अब हम इस लेंथ को कांस्टेंट करने के लिए क्या करेंगे ये समझिए। हम कहेंगे कि L1 है क्या आखिरकार। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आखिरकार L1 है क्या चीज। तो L1 जो है वो मैं कहूंगा इट इज डिस्टेंस बिटवीन पुली एंड ब्लॉक ए, हाँ या ना। L1 पुली और ब्लॉक ए का डिस्टेंस है, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये पुली और ये ब्लॉक ए, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा L1 है। कोई आपत्ति किसी को? ओके, किसी को नहीं आपत्ति नहीं सर। है, ठीक है। अब अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कांस्टेंट है, सॉरी अभी नहीं, अभी तो L1 के बारे में बात की, फिर L2 के बारे में बात करेंगे। L2 क्या हो जाएगा? L2 इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन पुली एंड बी, ठीक है। तो हम कहेंगे
कि क्योंकि L1 प्लस L2 कांस्टेंट है, हम यहां से कह सकते हैं कि d dt ऑफ L1 प्लस d dt ऑफ L2 इज इक्वल टू 0। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं ऐसा? यस सर। मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन पुली एंड ए, पुली और ए के बीच में जो डिस्टेंस है इसका रेट ऑफ चेंज प्लस पुली और बी के बीच में जो डिस्टेंस है इसका रेट ऑफ चेंज, दोनों का सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? हाँ या ना? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? हाँ सर। अब मैं कहूंगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ L1 इज बेसिकली रेट एट विच डिस्टेंस बिटवीन दिस पुली एंड दिस ब्लॉक इज चेंजिंग। इसको हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिटवीन पुली एंड ए। कोई दिक्कत? हाँ या ना? कोई यस दिक्कत सर। नहीं। क्या यस सर बोले, कुछ और बोले, जो भी मुझे लगा यस सर बोले। तो डी ऑफ L2 क्या हो गया? बेसिकली पुली और बी के बीच का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि इधर का रेट ऑफ सेपरेशन प्लस इधर का रेट ऑफ सेपरेशन दोनों का सम 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? हम्म यहां पर भी हमें निकालना, मान लीजिए रिलेशन एक्सेलरेशन के बीच में है, हमें रिलेशन निकालना है एक्सेलरेशन के बीच में, बट वी विल फर्स्ट फाइंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज। तो हमने इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान ली v1, इसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में मान ली v2। तो आप मुझे बताइए कि इस ब्लॉक और इस पुली के बीच में, ब्लॉक ए और ये जो ब्लॉक ए है और ये जो पुली है, इसके बीच में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा? कोई बताएगा? हम्म आपको क्वेश्चन याद? क्या बोले सर? मैं कह रहा हूं ब्लॉक ए का ये वाला पॉइंट और पुली का ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा? सर V1। सिर्फ v1 होगा? तो ये हो गया मेरा v1, और यहां पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा इसके और इसके बीच में? -V2। माइनस v2 होगा ना, या प्लस v2 होगा? ध्यान दीजिए, v2 is the rate at which प्लस वी। this pulley and block B are coming closer। तो v2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? माइनस v2। तो v1 माइनस v2 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत? दिस इंप्लाइज v1 equals to v2, which means acceleration a1 equals to acceleration a2। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो, ये पहली बार कर रहे थे तो ऑब्वियसली ज्यादा डिटेल में कर रहे हैं, इतना थोड़ा ना एक्सप्लेन करेंगे हर बार। पर आपको एक चीज बता दूं, लोगों को ये वाला मेथड डिफिकल्ट लगता है और मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्यों लगता है। आज तक नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ जब मैं पढ़ रहा था मुझे कभी समझ में नहीं आया था कि लोगों को ये डिफिकल्ट क्यों लगता है, स्ट्रिंग कंस्टेंट लोगों को डिफिकल्ट क्यों लगता है। पढ़ाते वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि इसका कारण ये है कि जैसे ही टीचर बोलता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, आप लोग सब कुछ छोड़कर स्ट्रिंग देखने लगते हो। और मैं आपको सीधे सीधे पहली टिप दे दूं इसमें कि नेवर लुक एट
द स्ट्रिंग। अपनी इक्वेशन लिखने के लिए स्ट्रिंग तक, स्ट्रिंग को कभी मत देखिए। तो सर किसको देखेंगे सर? अगर स्ट्रिंग को नहीं देखेंगे तो किसको देखेंगे? आप देखेंगे look at the points joined by the strings। जिन पॉइंट्स को स्ट्रिंग जोड़ रहा है उनको देखेंगे आप, स्ट्रिंग को नहीं देखेंगे। कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत है? हमने यहां पर भी वही काम किया। देखो जरा, मैंने ये नहीं देखा कि रस्सी उधर से कितनी आ रही है। आप लोग क्या देखते हो, सर इधर से रस्सी जा रही है, उधर से रस्सी आ रही है, इस तरीके की कोई बात करेगा ना, मैं उसका डाउट ही नहीं लूंगा। ठीक है, मुझे पता है ज्यादातर लोग ऐसे ही सॉल्व भी करते, ज्यादातर लोग ऐसे ही पढ़ाते भी हैं, बट मैं ऐसे नहीं पढ़ाता क्योंकि मुझे पता उस तरीके से समझ में नहीं आता। सीधी सी बात है, आप क्या देखोगे? आप देखोगे किन दो पॉइंट्स को रस्सी जोड़ रही है, रस्सी का पोर्शन जोड़ रहा है। तो रस्सी का ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, ये पुली को इस ब्लॉक ए से जोड़ रहा है। तो मैं पुली के इस वाले पॉइंट और ब्लॉक को देखूंगा। ठीक है, फिर मैं इन दोनों पॉइंट्स का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखूंगा। आई वोंट लुक एट कि रस्सी इधर से आई इधर गई, ये सब नहीं देखने वाला। रस्सी कैसे मूव कर रही है ये देखने में बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं कभी नहीं देखता। ठीक है, और मेरा इसलिए कभी भी आंसर गलत नहीं होता, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होता, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल रखेंगे। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, मतलब हर सेगमेंट की लेंथ का सम कांस्टेंट है, और हर एक सेगमेंट की लेंथ कितनी है? बेसिकली जिन दो पॉइंट्स को जोड़ रहा है उन दोनों पॉइंट्स का सेपरेशन। तो हर सेगमेंट की लेंथ का रेट ऑफ चेंज क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो हर जगह हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालेंगे, उसका सम 0 कर देंगे, हमारी वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन आ जाएगा। ये फास्टर है, बेटर है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। सर -v2 क्यों हुआ सर? मतलब यहाँ पर v1 माइनस। देखो बात समझो, इसके लिए आपको रिलेटिव मोशन वाला टॉपिक याद करना पड़ेगा, जिसमें आपके पास एक पॉइंट था लेट्स से ए और दूसरा पॉइंट है लेट्स से बी। अगर ये दोनों पॉइंट्स इस तरीके से मूव कर रहे हो एक ही स्ट्रेट लाइन में, इधर v1 इधर v2, तो यहां पर जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हुआ करता था दैट वाज, किस रेट से दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो हम देखते थे v2 की वजह से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, v1 की वजह से डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ हो जाता था v2 माइनस v1। ये कैसे निकालते थे हम लोग? बेसिकली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग ही दोनों v1 और v2। मैंने सिंपल एग्जांपल लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? v2 की वजह से डिस्टेंस बढ़ रहा है, v1 की वजह से डिस्टेंस घट रहा है, इसलिए v2 माइनस v1। ठीक है, अगर वेलोसिटीज कुछ ऐसी होती, ऊपर बना रहा हूं, अगर वेलोसिटीज कुछ ऐसी होती कि इसकी वेलोसिटी इधर है ए की और बी की वेलोसिटी इधर है, अरे ये क्या हो रहा है, एक सेकंड बेटा। तो ऐसे में हम देखते क्या कि जो दोनों के बीच में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, दैट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वुड हैव बीन, अगर इसकी वेलोसिटी v1 कह दें, इसकी वेलोसिटी को v2 कह दूं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया होता v1 प्लस v2, है ना? क्योंकि v1 रेट से भी दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, v2 रेट से भी दोनों एक दूसरे से दूर ही जा रहे हैं, दोनों वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या हुआ, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, ये वाला पॉइंट तो रेस्ट पर है, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये ऊपर जा रहा है वेलोसिटी v2 के साथ। ठीक है,
क्योंकि ये वेलोसिटी v2 से ऊपर जा रहा है, हम देखेंगे ये तो रेस्ट पर, इसकी वजह से कोई वेलोसिटी सेपरेशन नहीं हुआ, इसकी वजह से डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पर पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव हो जाएगा, -v2 हो जाएगा। ठीक है बेटा? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, सो फंडा क्लियर है कि हम करने क्या वाले हैं? वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट द स्ट्रिंग बट रादर लुक एट द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड सेपरेशन। ठीक है बेटा? ओके, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। हमारे पास अगला एग्जाम्पल क्या कहता है? ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि थोड़ा रिजिड है। इस रिजिड प्लेटफॉर्म पे ये एक ब्लॉक है ए, जो कि एक रस्सी से ऐसे बंधा हुआ है, यहाँ पुली है, ये रस्सी पुली के ये क्या हुआ, ये रस्सी जो है इस पुली के ऊपर से ऐसे आ रही है, यहाँ पर एक और पुली है और ये रस्सी अल्टीमेटली ऊपर जाके ऐसे बंधी हुई है। ठीक है? यहाँ एक और ब्लॉक बी इस तरीके से हैंग्ड है। हमें इस केस में ए और बी के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बताना है। ये पुली है, ठीक है, थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हुआ है, ये वाली पुली है, ए और बी के एक्सेलरेशन के बीच में हमें रिलेशन बताना है। हम मान लेते हैं कि ए का एक्सेलरेशन आगे की तरफ स्मॉल ए है, बी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ स्मॉल बी है। मुझे ए और बी के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन बताना है। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत है? तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो यहां पर इन ब्लॉक्स की वेलोसिटी एज्यूम कर लूंगा। मैंने मान लिया कि ये जो ब्लॉक ए है ये इधर जा रहा है वेलोसिटी v1 से, बी नीचे जा रहा है वेलोसिटी v2 से। ठीक है? तो क्लियर सी बात है, अगर बी नीचे जाएगा वेलोसिटी v2 से तो ये पुली भी नीचे जाएगी वेलोसिटी v2 से। हाँ या ना? अब अगर हम इस स्ट्रिंग की लेंथ के पोर्शन समझें तो 3 पोर्शन है। यहां पर लेंथ L1 है, यहां पर लेंथ L2 है और यहां पर लेंथ L3 है। ठीक है? तो मैं कहूंगा कि d dt ऑफ L1 प्लस d dt ऑफ L2 प्लस d dt ऑफ L3 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत इसमें? इन तीनों लेंथ नहीं का, सर। ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, इन तीनों के लेंथ, तीनों का जो रेट ऑफ चेंज है उसका सम कितना होगा? 0 होगा, है ना? अब डी डी टी ऑफ L1 मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि रस्सी किधर जा रही है, कोई ये नहीं बोलेगा सर यहाँ से रस्सी इधर गई तो रस्सी डिक्रीज हो रही है। हो सकता है उस तरीके से आप सही आंसर पे पहुंच जाओ, बट आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट द स्ट्रिंग। व्हाट आई एम गोइंग टू लुक एट इज ये स्ट्रिंग किन दो पॉइंट्स को जोड़ रही है। तो ये जोड़ रहा है इस पॉइंट को और पुली के इस पॉइंट को। अब ये वाला पॉइंट तो पुली पर रेस्ट पर है, ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 से, इसलिए हम बोलेंगे कि डी डी टी ऑफ L1 क्या है। देखिए ये दोनों पॉइंट्स वेलोसिटी v1 से क्लोज आ रहे हैं, इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। सो डी डी टी ऑफ L1 इज -v1, है ना? डी डी टी ऑफ L1 कितना हो जाएगा? -v1 हो जाएगा। ठीक? डी डी टी ऑफ L2 क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट तो रेस्ट पर है और ये वाला पॉइंट देखिए पुली नीचे जा रही वेलोसिटी v2 से, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आएगा v2, सो इसलिए यहां आ जाएगा प्लस v2। सिमिलरली यहां पर अगर देखें तो ये वाला सर पॉइंट, -v1 कैसे हुआ? बेटा
ये वाला पॉइंट ब्लॉक के साथ आगे जा रहा है ना, इस पॉइंट की तरफ आ रहा है ना, है ना? हाँ सर। तो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? ये वाला पॉइंट है एक ए, यहां पर आपका पुली है पी, ठीक है? पुली तो रेस्ट पर है, ए पुली की तरफ जा रहा है वेलोसिटी v1 से। तो आप बताइए मेरे को इनके बीच में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? सर -v1। तो वही तो लिख रहा हूं मैं। आप इधर उधर मत देखिए बेटा, मैं बार बार समझा रहा हूं। पुली भी नहीं देखना है, ब्लॉक भी नहीं देखना है। देखना क्या है? वो दो पॉइंट्स जिनको रस्सी कनेक्ट कर रही है। पुली भी नहीं देखना है, ब्लॉक भी नहीं देखना है, स्ट्रिंग को भी नहीं देखना है। जिन पॉइंट्स को स्ट्रिंग कनेक्ट कर रहा है सिर्फ उन पॉइंट्स को देखना है, ठीक है? समझ ओके में आ सर। रहे? तो यहां क्या हो रहा है, ये पॉइंट v1 से इधर जा रहा है, ये वाला पॉइंट रेस्ट पर है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा? -v1 हो जाएगा। यहां पर ये पुली नीचे जा रही है वेलोसिटी v2 से, इसलिए ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है वेलोसिटी v2 से, ये वाला पॉइंट रेस्ट पर है ना? इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा, लेंथ जो है इंक्रीज होगी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा, सो +v2। और यहां पर क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर मैं देखूं तो इनके बीच में क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है कि सेपरेशन? बताओ जरा फटाफट। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सेपरेशन तो क्या लिखूं मैं? प्लस प्लस v2 v2। +v2 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। दिस इंप्लाइज हमारे पास आया v1 इक्वल्स टू 2v2। इसका मतलब अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं तो देखिए, इस v1 का जो रेट ऑफ चेंज है वो a के बराबर है, हाँ या ना? यस सर। और v2 का जो रेट ऑफ चेंज है वो b के बराबर है। दोनों का Yes, डायरेक्शन में इसलिए हमेशा सेम लेता हूं, हमेशा मेरी आदत है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम लेना, ताकि डिफरेंशिएट करते वक्त एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़े, सीधे लिख दो, ठीक है? तो क्या आ जाएगा? v1 का रेट ऑफ चेंज a है, so this implies acceleration a is equal to 2 times acceleration b, ठीक है? मुझे एक बार चेक करके बताइए, मैंने सेम क्वेश्चन आपको करवाया था पहले भी बाय यूजिंग पावर मेथड, तो उसका आंसर और इसका आंसर सेम है कि डिफरेंट है? जरा चेक करके बताइए तो। सेम है सर सेम है सेम है। सेम है ना? सेम आना भी चाहिए कि डिफरेंट आना चाहिए? सेम ही आना चाहिए। सेम ही आना चाहिए, तो ठीक है, इसको सब लोग कॉपी कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास एक पुली है, ठीक है? एक रस्सी इस पुली के ऊपर से जा रही है, जिसमें यहाँ पे एक ब्लॉक लगा हुआ है, ब्लॉक लेट से ए। ये रस्सी पुली के ऊपर से इधर से आती है, यहाँ एक और पुली है, ठीक है? इस पुली से दूसरा ब्लॉक लटक रहा है और तीसरा ब्लॉक भी लटक रहा है, दो ब्लॉक लटक रहे हैं कुछ ऐसे। इस ब्लॉक का नाम मान लेते हैं बी है, इस ब्लॉक का नाम मान लेते हैं सी है। हमें इन तीनों के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना है।
बेसिकली मैं मान ले रहा हूं कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर है ए, मैं मान रहा हूं इसका एक्सेलरेशन भी नीचे है बी, और इसका एक्सेलरेशन भी नीचे है लेट्स से सी। ठीक है, मुझे इस ए बी और सी के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है बेटा, क्या करना चाहिए, हम एक काम करेंगे, हम यहाँ देखेंगे स्ट्रिंग्स कितने हैं। पहले तो पहले तो हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, एक ये वाली स्ट्रिंग और ये पूरी जो ए से इस पुली तक जा रही है, और ये दूसरी स्ट्रिंग जो बी से इस पुली ब्लॉक बी से पुली के ऊपर होते हुए सी तक जा रही है। ठीक है, हम इन दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ को कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इन स्ट्रिंग्स की लेंथ को अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने अज्यूम कर लिया ये वाली लेंथ L1, ये वाली लेंथ L2, ये वाली लेंथ L3 और ये वाली लेंथ L4। मैंने ये लेंथ अज्यूम कर ली। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि क्योंकि यहां पर मैंने एक्सेलरेशन ऐसे मान रखे हैं, मैं डायरेक्ट एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन नहीं निकाल सकता, इसलिए मैं पहले वेलोसिटी अज्यूम करूंगा। तो मैंने ए की वेलोसिटी ऊपर की तरफ अज्यूम कर ली, वेलोसिटी v1, बी की वेलोसिटी नीचे अज्यूम कर ली v2, सी की वेलोसिटी नीचे अज्यूम कर ली v3। ठीक है, किसी को दिक्कत? नहीं सर। अब मैं बोलता हूं इस पुली, ये जो पुली है ये भी मूविंग है ना, इसकी वेलोसिटी तो अभी तक अज्यूम करी नहीं है। So let's assume the velocity of this pulley to be v4। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैं बोलूंगा इस रस्सी की लेंथ कांस्टेंट है, मतलब dt of L1 plus dt of L2 is constant। so मैंने लिखा ये इक्वेशन कि d dt of L1 plus d dt of L2 is a constant। ठीक है, सॉरी नॉट अ कांस्टेंट बट जीरो। L1 plus L2 is constant, उन दोनों का रेट ऑफ चेंज मिला के कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब कोई मुझे बताएगा इसके अगले पार्ट में मुझे क्या लिखना चाहिए, डी डी टी ऑफ L1 क्या होगा, इस L1 का रेट ऑफ चेंज क्या होगा? आप लोग बताएंगे मुझे। -v1 -v1 -v1, वेरी गुड। डी डी टी ऑफ L2 कितना होगा? प्लस plus v2 v2 v4 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नो सर। किसी को हो तो अभी no बोल। sir ओके, तो सबसे पहली चीज हमें ये मिल गई, इसका मतलब v4 इक्वल्स टू v1। चलो तो आगे से v4 लिखेंगे ही नहीं, v4 को हम लोग v1 से इक्वल कर देते हैं, है ना? यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं किसी को? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है? ओके बेटा, तो अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे कि इस सेकंड स्ट्रिंग के लिए लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ L3 प्लस डी डी टी ऑफ L4 इक्वल्स टू 0, है ना? हाँ yes sir मुझे कोई बताएगा इस डी डी टी ऑफ L3 क्या होगा यहाँ पर? बेसिकली मैं बोलूंगा डी डी टी ऑफ L3 इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा, है ना? है ना? यस सर। v2 तो ये हो जाएगा, नहीं आप बहुत ही गलत v2 minus v1 हाँ ये हो जाएगा v2 माइनस v1। क्यों? अगर आप ध्यान दोगे तो ब्लॉक बी तो नीचे जा रहा है वेलोसिटी v2 से, बट पुली भी तो नीचे आ रही है ना वेलोसिटी v1 से, हाँ है ना? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताइए क्या हो रहा है? v2 माइनस v1 हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। प्लस यहां बताइए क्या होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मुझे लिखना है, क्या लिखूंगा बताइए तो?
V3 minus V1. V3 minus V1. V3 माइनस V1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो क्या मैं यहां से लिख पा रहा हूं कि V2 प्लस V3 इक्वल्स टू 2V1, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, इसका sir. मतलब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं तो V2 का रेट ऑफ चेंज B है, V3 का रेट ऑफ चेंज C है और V1 का रेट ऑफ चेंज A है। सो B प्लस C इक्वल्स टू 2A। कोई आपत्ति किसी को? No, sir. क्या No, ये No, आंसर sir. क्या ये आंसर सेम आ रहा है पिछली बार वाले से, है Yes, sir. ना? तो मुझे बताओ कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है, पिछले वाला या ये वाला? दोनों ही। पिछला वाला ज्यादा इजी है, राइट? पिछला पिछले वाला वाला फास्ट है। Yes, sir. नहीं, ये भी ज्यादा फास्ट है बेटा, ये आप पहली बार कर रहे हो ना और मेरे को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है। आप खुद से करोगे, मैं तो मेरे को तो ये वाला मेथड फास्टर लगता है, मेरे को बिना इक्वेशन लगाए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ उससे। ठीक है, तो सब लोग इसको कॉपी करेंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए। फोकस। फोकस खराब है, फोकस। हाँ ठीक है। कोई दिक्कत बेटा? No, sir. नो सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चल रहा है? About the English class timing, we have talked to your principal sir, and he has said that give him some 3-4 days time. He will change the timetable for you guys especially. Okay? Okay, sir. Okay. So आगे बढ़ते हैं फिर। अब अगला क्वेश्चन, है ना? हमें कहा गया है इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी भी v है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी निकालनी है। a की वेलोसिटी दे रखी है, b की वेलोसिटी दे रखी है, c की वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें? क्वेश्चन तो अपन ने किया हुआ ही है। अब क्या करेंगे, हम कहेंगे कि यहां पर सबसे पहले तो हम वेलोसिटी अज्यूम कर लेते हैं इस ब्लॉक सी की। ऊपर की तरफ मान लेता हूं मैं वेलोसिटी को, लेट्स से दिस वेलोसिटी इज u। ये u हमें निकालनी है ना? तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि यहां पर कितनी रस्सियां अगर देखी जाए तो ये एक रस्सी, ये दूसरी रस्सी और ये तीसरी रस्सी। ठीक है, ये तीसरी रस्सी बहुत सिंपल सी है, यहां से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी u होगी ऊपर की तरफ, है ना बेटा? कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? यस सर।
क्योंकि यहां पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होना है, 0। ये अगर ऊपर जा रहा है u से, तो इसको भी ऊपर जाना पड़ेगा u से, हाँ या ना। अब मैं चाहे तो लेफ्ट वाली स्ट्रिंग चूज कर लूं, चाहे मैं राइट वाली स्ट्रिंग चूज कर लूं, कोई भी एक चूज कर लेता हूं। मैंने चूज करी लेफ्ट वाली स्ट्रिंग। फिर मैंने कहा कि इस स्ट्रिंग में इस लेंथ को मैं L1 कह दूंगा, इस लेंथ को मैं L2 कह दूंगा, ठीक है। फिर मैं कहूंगा कि मुझे लग रहा है शैडो वाला पेन आ गया है। फिर मैं कहूंगा कि डी ऑफ L1 प्लस डी ऑफ L2 इक्वल्स टू 0, हाँ या ना। कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? कह सकते हैं सर। तो कोई मुझे यहाँ बता सकता है डी ऑफ L1 क्या होगा? ये वाला पॉइंट क्या है, रेस्ट पर है, और ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, प्लस v। प्लस वी। तो डी ऑफ L1 हो जाएगा प्लस v। और यहाँ पे डी ऑफ L2 कितना हो जाएगा? ये वाला पॉइंट तो रेस्ट पर है और ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है वेलोसिटी u से, तो डी ऑफ L2 क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। एनीवन? नो वन? सर माइनस यू कॉस थीटा। हाँ, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी ऑफ, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। तो इस वेलोसिटी u के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ u cos थीटा, एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में u sin थीटा। u sin थीटा की वजह से कोई अप्रोच या सेपरेशन नहीं होगा, अप्रोच होगा u cos थीटा की वजह से। ये आपका जो u cos थीटा आएगा ना इधर, इसकी वजह से अप्रोच होगा। सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी 0 minus u cos theta, so plus v minus u cos theta equals to 0. This implies u is equal to v upon cos theta. समझ में आया कि नहीं आया ये? क्लियर है एकदम? समझ गए सर। क्लियर है ना? कोई दिक्कत क्लियर है? है सर। अब बताओ कौन सा आसान है? समझ रहे हो? मतलब अगर आप सही से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो दिस मेथड इज बेटर, ठीक है, एंड फास्टर। कॉपी हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ रहा हूं मैं। So our next question will be something like this. हमारे पास ये एक रॉड है जो दोनों एंड्स पर एक रिजिड वॉल में फंसी हुई है, ठीक है। हमने क्या किया है, एक इस रॉड को एक रिंग पहना दिया है। समझ में आ रहा है? ये रिंग पहना दिया, और क्या हुआ है, इस रिंग से एक रस्सी गई है जो कि एक पुली से होते हुए, पुली मेरी डॉटेड बन गई है, ये गोल वाली पुली है, ठीक है ना। पुली से होते हुए एक ब्लॉक से अटैच्ड है। ये पिंक वाला पुली है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हमें बताना है कि इस रिंग की वेलोसिटी v1 और इस ब्लॉक की वेलोसिटी v2 के बीच में क्या रिलेशन है। अच्छा,
आपको ये वाला एंगल थीटा गिवन है। सर वो बीच वाला पुली फिक्स्ड है। हाँ फिक्स है बेटा, यहाँ पे बनाया ना रिजिड वॉल। सर V2 इज इक्वल्स टू V1 cos थीटा। बिल्कुल सही आंसर है बेटा। क्या होगा देखो, यस सर यही है। हम इस लेंथ को L1 बोल देते हैं, इस लेंथ को हम लोग L2 बोल देते हैं। तो क्या लिखेंगे, डी डी टी ऑफ L1 प्लस डी डी टी ऑफ L2 इक्वल्स टू 0, हाँ या ना? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अब डी डी टी ऑफ L1 कोई बताएगा मेरे को? माइनस V1 cos थीटा। माइनस V1 cos थीटा। L1 बोल रहा हूँ मैं, ये वाला ओ सर V2। V2, और डी डी टी ऑफ L2 कितना हो जाएगा? माइनस V1 cos माइनस थीटा। V1 cos थीटा। इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज V2 इज इक्वल टू V1 cos थीटा। हमारे दोनों वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन बन गया। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नो सर। ये क्वेश्चन टेंशन से थोड़ा ज्यादा लंबा पड़ता कि नहीं? एक दो स्टेप ज्यादा लगती, टेंशन एज्यूम हाँ करो, ये सब करो, राइट? हाँ सर। तो ऐसा नहीं है कि टेंशन वाला मेथड बहुत आसान है और ये वाला मेथड बहुत डिफिकल्ट है। प्रॉब्लम यह होती ना कि इसका जो एक्सप्लेनेशन बुक्स वगैरह में दे रखा है वो एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा है, ठीक है? और ये जो वेलोसिटी अप्रोच वाला तरीका है ये मेरा ही बनाया हुआ है, कहीं और नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा, सच बता रहा हूँ। इससे आपको, मतलब मैंने देखा है कि इससे ये जो आपका कंस्टेंट मोशन है इसकी इक्वेशन लिखना इस तरीके से काफी आसान हो जाता है अगर आप वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन यूज करते हो तो। ये एक कारण है कि मैं मोशन इन वन डायमेंशन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन पढ़ाता हूँ। ज्यादातर टीचर्स पढ़ाते ही नहीं है, मैं सिर्फ इस कारण से पढ़ाता हूँ वहाँ पे, क्योंकि मुझे मालूम है उस वक्त भले ही लगेगा कि वेस्ट हो रहा है हमारी एनर्जी, बट यहाँ आके बहुत काम आती है। तो कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चन आई विल सजेस्ट यू कि आप इसी मेथड से बनाएं, उस पावर वाले मेथड से ना बनाएं जहां तक हो सके। अगर कुछ कंफ्यूजन हो जाए तो दोनों मेथड से सॉल्व करके देख लो कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, नो सर। आगे बढ़ते हैं फिर। हम्म अब देखो, एग्जाम्पल्स की कमी नहीं बेटा, कंस्टेंट पे खत्म नहीं होंगे, कितने भी कर लो खत्म नहीं होंगे। क्या है कि हमारे पास एक ब्लॉक है, कैसा ब्लॉक है ऐसा समझ लो। ठीक है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। इस ब्लॉक पर एक पुली इधर लगी हुई है, एक पुली इधर लगी हुई है, ठीक है? एक स्ट्रिंग है जो कुछ इस तरीके से इस के ऊपर से जा रही है। पुलिस और भी हैं,
इधर आपकी एक दीवार है, और ये पुलिस कुछ इस तरीके से अटैच्ड है। ठीक है, डायग्राम समझ में आया? यस सर। और ये आपका फ्लोर है, यहां पर एक और ब्लॉक इस रस्सी से अपना अटैच्ड है। ठीक, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमारा ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ a है, और इस छोटे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ b है। हमें a और b के बीच में रिलेशन बताना है। कोई दिक्कत है इसमें बेटा आपको? नो सर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए बताइए? हम्म सबसे पहले तो हम वेलोसिटीज मानेंगे, एक्सेलरेशन में हम डायरेक्ट रिलेशन निकालते नहीं है। तो हमने इस बड़े वाले ब्लॉक की वेलोसिटी इधर की तरफ v1 मान ली, इस छोटे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ v2 मान ली। ठीक है, अब हमारी जो रस्सी काफी लंबी है, ऐसे 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 ऐसे, राइट? कितने पोर्शन हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 टुकड़े। इन 6 टुकड़ों का जो टोटल रेट ऑफ टोटल चेंज है लेंथ में, वो 0 है, टोटल रेट ऑफ चेंज भी 0 है। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे ऐसे लिख रहा हूं, डी डी टी ऑफ सिंपली द होल लेंथ एल इज 0, है ना? अब क्योंकि मेरी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो गई, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूंगा। मैं इधर से शुरू करूंगा, पूरा घूमते घूमते यहां तक पूरा सबकी वैल्यू लिखूंगा। कोई दिक्कत है? हम्म नो सर। उससे पहले मुझे जो जो मूविंग पुलिस है उन सबकी वेलोसिटी एज्यूम कर लेनी चाहिए। देखो, सारी की सारी जो मूविंग पुलिस है, ये वाली पुली, ये वाली पुली, ये वाली पुली, ये वाली पुली, ये सारी की सारी पुलिस इसी ब्लॉक से अटैच्ड है। इसलिए इन सबकी वेलोसिटी कैसे होगी? इधर की तरफ v1 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 और v1, यही होगा ना? हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। तो अब मैं क्या लिखूंगा? टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा? यहां पर कितना हुआ, कोई मुझे बताएगा? बता V2। दो। v2, सर V2 प्लस V1। सिर्फ v2 होगा बेटा। इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसके वजह से कोई वेलोसिटी अप्रोच या सेपरेशन नहीं आएगा। सिर्फ इन दो पॉइंट्स को देखो, है ना? समझ गया सर, समझ गया। हाँ हाँ हाँ। यहां कितना आएगा? इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को देखिए, ये आगे जा रहा है v1 से, 0। ये भी आगे जा रहा है v1 से, तो प्लस 0। समझ में आ रहा है? इस लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी ना, क्योंकि इन दोनों पुली के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है। हाँ या ना? अरे बाबा, यहाँ पर भी वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर भी वेलोसिटी v1 है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन कितना हो गया? 0। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पर क्या आएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? इसकी वेलोसिटी भी आगे, इसकी वेलोसिटी भी आगे, कोई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं है, फिर से 0, है ना? यहाँ क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? माइनस V1। -V1। दिख रहा है -v1 सबको? ये वाला पॉइंट आगे जा रहा है v1 से, ये वाला पॉइंट रेस्ट पर है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नेगेटिव हो जाएगा, -v1 हो जाएगा। यहां पर भी -v1, यहां पर भी -v1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ सर v2 इक्वल्स टू 3v1। ठीक है, v2 अपना 3v1 के बराबर आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पर? तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब हो गया
इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो V2 का रेट ऑफ चेंज B है, सो B इज इक्वल टू V1 का रेट ऑफ चेंज क्या है, A है, 3A। आंसर आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ आ गया? गया सर। समझ में आया कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे लिखते हैं? यस सर। आया ना? यस यस सर। सर। समझ में आ गया? ओके, तो एक काम करता हूँ ना, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। मैं दोनों का मास इक्वल मानता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान पड़े। यह काम करते हैं, इसका मास 3m मान लेते हैं, इसका मास m मान लेते हैं, और इसको हम एक्सेलरेशन a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रेंट इक्वेशन तो बना ही लिया, बाकी चीजें भी सॉल्व कर लेते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हम लोग? कर ही सकते होंगे, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर इन ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन तो मान ही चुके हैं। फर्स्ट स्टेप से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या था बेटा, कोई बताएगा? आइडेंटिफाइंग फोर्स। आइडेंटिफाइंग फोर्सेस। तो इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ? अरे यार एक सेकंड, इस ब्लॉक में क्या फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ? एक सेकंड बेटा, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ टेंशन T। हाँ है ना? लग रहा है कि नहीं लग रहा? यस सर। यस सर। यही टेंशन T इस पुली पे नीचे लग रहा होगा, यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा टेंशन T, यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा। ये सारे टेंशन T बार बार लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत बार लिखना पड़ेगा, नहीं तो इधर लग रहा होगा, यहाँ ऊपर लग रहा होगा, यहाँ इधर 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 लग रहा होगा, और यहाँ इधर लग रहा होगा। हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। हम्म। हाँ तो सर। अगर मैं कैपिटल एम के बारे में बात करूं तो कैपिटल एम की कहानी तो काफी आसान है। कैपिटल एम के लिए तो बहुत ही आसान कहानी है। क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर? नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है टेंशन T, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है b, है ना? हाँ है ना? लेकिन अगर मैं 3m वाले ब्लॉक के बारे में बात करूं, मतलब बड़े वाले ब्लॉक के लिए बात करूं, तो क्या कह सकता हूं, देखिए जरा। इस ब्लॉक पे बड़े बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, और इस ब्लॉक के फोर्सेस मिस करना बहुत इजी है, इसलिए ऐसे इतने कॉम्प्लेक्स केस में हमें हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना चाहिए। सबसे पहले तो अर्थ इस पे नीचे फोर्स लगाएगा कितना, 3mg। मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाइंग में लिखा भी नहीं, 3mg नीचे और एक नॉर्मल फोर्स ऊपर, है ना? ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स। समझ में आ रही बात? और टेंशन कैसे लग रहा है देखिए जरा इस ब्लॉक पे। एक टेंशन यहां नीचे, एक टेंशन यहां नीचे, तो दो टेंशन तो नीचे लग गए, ठीक है। राइट में कितने टेंशन लग रहे हैं? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, चार टेंशन इधर लग गए, ठीक है। ऊपर कितने टेंशन लग रहे हैं? एक ये वाला, तो एक टेंशन ऊपर लगा। लेफ्ट में कितना टेंशन लग रहा है? ये वाला, और बस, तो एक टेंशन आपका लेफ्ट में भी लग रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ये फोर्सेस जो 3m पे लग रहे हैं, आप बोलोगे सर ये तो पुली पे लग रहे हैं, तो पुली तो 3m से अटैच्ड ही है ना, तो बेसिकली आप समझो, आप बोल रहे हो सर मैंने फोर्स लगा के दरवाजे को थोड़ा ना खींचा, उसके हैंडल को खींचा, गलत बात है ना? एक बार खुद से ये जो फोर्सेस लग रहे हैं 3m पे, अपने से बिना यहाँ देखे सिर्फ डायग्राम में देख के बनाइए, आप सेम आंसर तक पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे हो?
एक काम करता हूँ, मैं एक बार फिर से बनाता हूँ। इस ब्लॉक पर जो 3m मास का ब्लॉक है, इस पर नीचे लगा 3mg, ऊपर लगा नॉर्मल फोर्स। इसके अलावा एक, मैं रस्सी के लेंथ से शुरू करता हूं इस बार। एक टेंशन नीचे, एक टेंशन इधर, एक टेंशन लेफ्ट में, एक और टेंशन नीचे, एक टेंशन ऊपर, एक और टेंशन राइट में, एक और टेंशन राइट में, एक और टेंशन राइट में। अब समझ में आ रहा है? सेम है कि अलग है ऊपर और नीचे वाला डायग्राम? एक तरीका ये हुआ कि रस्सी के साथ चल लो, एक तरीका ये हुआ कि लेफ्ट में कौन कितने लग रहे हैं, ऊपर कितने लग रहे हैं, राइट में कितने लग रहे हैं, ऑल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है तो बोल दो ना। सर ऊपर 2 टेंशन नहीं लगेगा? बेटा एक टेंशन तो इस कैपिटल एम पे लग रहा है ना ऊपर। 3m पे कितना लग रहा है? एक ही तो लग रहा है, और कौन सा टेंशन लग रहा है ऊपर? हाँ सर। हम्म? ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे कैपिटल एम के लिए? मैंने क्या किया, कैपिटल एम के लिए नीचे प्लस ले लिया, ऊपर माइनस ले लिया। तो इसके लिए लिख सकता हूं मैं mg माइनस टी इक्वल्स टू mb। ठीक है, इसकी तो इक्वेशन बहुत ही आसान है। ये अपना इक्वेशन 1 पहले ही बन चुका, कंस्टेंट इक्वेशन अपन ने पहले बनाया, हमें मालूम है बाद में बनाना चाहिए, पर हमने पहले बना लिया है। इसके लिए अगर मैं y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? n माइनस टी माइनस 3mg इज इक्वल टू 0। बेसिकली इससे मुझे सिर्फ नॉर्मल की वैल्यू मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो y डायरेक्शन की इक्वेशन मैं इसके लिए बना नहीं रहा, मैं इसके लिए सिर्फ x डायरेक्शन की इक्वेशन लिखूंगा, y डायरेक्शन की इक्वेशन मैं नहीं लिखूंगा। तो इसके लिए अगर मैं x डायरेक्शन की इक्वेशन लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? 4t माइनस टी, है ना, मतलब बेसिकली 3t इक्वल्स टू 3m इंटू ए। हाँ या ना? दिस इज इक्वेशन 3। अपने पास वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल अपने पास 3 ही है, ए बी और टी। इक्वेशन भी 3 है, ए बी और टी। ये तो थर्ड वाली तो बहुत ही अच्छी बनी, 3 और 3 कैंसिल ही हो गए, कुछ करना ही नहीं, टी इज इक्वल टू एम ए बना है ना? तो अब मैं क्या करूंगा सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 करूंगा। ऐसा क्यों करूंगा? ऐसा करने से मेरा टेंशन हट जाएगा, सरदर्द हट जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टेंशन हट गया, क्या बचा? एम जी इज इक्वल टू एम बी प्लस एम ए। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन है एम जी इज इक्वल टू एम टाइम्स ए प्लस बी। एम से एम बी कट गया तो हमारा हो गया ए प्लस बी इक्वल्स टू जी। इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 4। अब 4 और 1 को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। b इज इक्वल टू 3 डाल देते हैं, सो दिस इंप्लाइज वी विल गेट 4a इक्वल्स टू g। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू g बाय 4 एंड b इज इक्वल टू 3g बाय 4। अपना ये दोनों आंसर आ गया। अच्छा, दिख नहीं रहा आप लोगों को? ठीक है, कॉपी कर लेंगे सब लोग। कितने लोग इसको फॉलो नहीं कर पाए? देखो, अब समझो बात को,
मान लो ये क्वेश्चन आपकी बुक में है और उसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप तो सॉल्यूशन देख के डर जाओगे। ये देखकर एकदम से अगर मेरे सामने ये पेपर रख दिया जाए, ऐसा पेज रख दिया जाए, मैं डर जाऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, है ना। पर अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो कोई भी एक स्टेप डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी एक स्टेप डिफिकल्ट नहीं है, और आपको पता है किस स्टेप के बाद कौन सी स्टेप करनी है, कैसे करनी है ना। सो ये फिजिक्स में हमेशा होगा डिफिकल्ट क्वेश्चंस में। हो सकता है कि एक बार देख के डर लगे, बट किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दोगे तो उसमें से हर एक इंडिविजुअल स्टेप बहुत ही ज्यादा लॉजिकल, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी। ठीक है, कभी भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आए, उसको उसमें उसके बारे में सोचिए कि इसमें क्या छोटी छोटी स्टेप्स लगेंगी जिससे मैं इस क्वेश्चन को आसानी से एक के बाद एक स्टेप लगा के सॉल्व करता जाऊंगा। ठीक है बेटा। कॉपी हुआ कि नहीं? हो गया सर। हो गया। और कितने लोगों का गिव अप हो गया कि फिजिक्स तो बहुत डिफिकल्ट है, आगे पढ़ेंगे ही नहीं आगे से? कितने लोग इस लेवल पे आ गए? ऐसा कुछ डिफिकल्ट इसमें नहीं है, बस बस थोड़ा सा ध्यान से बिना डरे अटेम्प्ट करने की जरूरत है। ठीक है बेटा। चलो फिर मैं हटा रहा हूँ इसको। कॉपी कर लिया ना आप लोगों ने? यस सर। देखो इसमें घबराना नहीं है, ये समझ लो कि ये मैंने जितने आसानी से किया है ना क्वेश्चन, उतनी आसानी से आप भी सॉल्व कर सकते हो इसको। और ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से एक है, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है बट काफी डिफिकल्ट है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन अगर इस तरीके के आप बनाने लग जाओ खुद से और इतनी कम एफर्ट में बनाने लग जाओ तो इट्स अ मतलब डुएबल क्वेश्चन इन द एग्जाम। आपको समझाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा, सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, दैट इज वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट में क्या पढ़ना है हम लोगों को? बेसिकली इसका फंडा समझिए पहले। वेज कंस्ट्रेंट को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ इजी कुछ डिफिकल्ट। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा पहले। कभी क्वेश्चन में दूसरे मेथड की जरूरत पड़ी तो मैं क्वेश्चन के टाइम पर ही बताऊंगा उसको। ठीक है बेटा, क्योंकि अभी एक ही बार में पूरा वेज कंसेंट अगर पढ़ा दूंगा तो थोड़ा आप लोग परेशान हो सकते हो। स्ट्रिंग कंसेंट तो मैंने पूरा पढ़ा दिया है, हालांकि उसमें भी अभी कुछ चीजें बाकी हैं जो आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा। अभी बता दूंगा तो खाली आपको डर लगेगा और कुछ नहीं होगा। तो वेज कंस्ट्रेंट में सोचिए हमें क्या करना होता है। हमारे पास सिचुएशन रहेगी कुछ ऐसी कि आपके पास कोई वेज है, ऐसा वेज है, इस वेज के ऊपर लेट्स से एक ब्लॉक रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये पैरेलल साइड से दोनों पैरेलल क्या एक के ऊपर एक रखी हुई है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपको कहा गया कि इसकी वेलोसिटी लेट से, मैं ये जो वेज है ये
ध्यान दीजिए इंक्लाइन प्लेन नहीं है, ये वेज है, मतलब ये भी मूव कर सकता है। इसकी वेलोसिटी लेट से आगे की तरफ v1 है और इसकी वेलोसिटी किसी रैंडम डायरेक्शन में लेट से ऐसे, ये तो रैंडम बना नहीं मुझसे, एक सेकंड बता देता हूं। इसकी वेलोसिटी किसी रैंडम डायरेक्शन में लेट से v2 है, ठीक है। लेट से ये वाला एंगल थीटा है, ठीक। अब मुझे v1 और v2 के बीच में रिलेशन चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होगा कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या होगा कि ये ब्लॉक इस वेज के ऊपर स्लाइड कर रहा है। वेज इज कंस्ट्रेंट का बेसिक फंडा क्या है यहाँ पे कि ब्लॉक इज स्लाइडिंग ओवर दी वेज, राइट। ब्लॉक जो है वो वेज के ऊपर स्लाइड कर रहा है। अगर ब्लॉक वेज के ऊपर स्लाइड कर रहा है तो हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसमें क्या इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि इन रेफरेंस ऑफ वेज, अगर हम वेज के रेफरेंस में देखेंगे तो velocity of block is along tangent to the surface। क्योंकि ये ब्लॉक वेज के ऊपर स्लाइड कर रहा है तो अगर मैं वेज के रेफरेंस में देखूंगा तो मैं पाऊंगा कि इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो इस वेज के सरफेस के पैरेलल है, क्योंकि अगर टेढ़ी हुई तब तो सरफेस छोड़ के निकल जाएगा ना। मैं वेज के रेफरेंस में चला गया मतलब वेज तो रेस्ट पे आ गया। तो अगर इस वेज के रेफरेंस में इसकी वेलोसिटी टेढ़ी हुई तो सरफेस छोड़ के चला जाएगा, कांटेक्ट टूट जाएगा, है ना। सो मैं कहूंगा इसका मतलब ये हुआ कि नो relative velocity along normal to the surface। इस ब्लॉक की कोई भी वेलोसिटी सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी कोई भी सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं है। इसका मतलब अगर मैं ग्राउंड रेफरेंस में देखूंगा तो ये देखूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि बोथ हैव सेम वेलोसिटी along नॉर्मल। नॉर्मल के डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। इसका मैं यूज कैसे करूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो लेट्स से मैंने पाया कि ये वाला जो एंगल है वो मेरा लेट्स से फाई है, ठीक है। मुझे पता नहीं फाई कि मुझे मान लीजिए फाई पता है, v2 नहीं पता है, या v2 पता है फाई नहीं पता है। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, मैं बोलूंगा नॉर्मल डायरेक्शन में मैं कहूंगा कि नॉर्मल डायरेक्शन में मतलब अगर मैं इस सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करूं तो नॉर्मल डायरेक्शन में ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा इस v1 का और इस v2 का जो कंपोनेंट आएगा नॉर्मल डायरेक्शन में, ये दोनों कंपोनेंट इक्वल होंगे, हाँ या ना।
तो मैं लिख पाऊंगा कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, इसलिए V1 का नॉर्मल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, V1 साइन थीटा, विच विल बी इक्वल टू V2 का नॉर्मल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, V2 V2 sin phi. साइन फाई। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई आपके अननोन्स को रिलेट करते हुए V1 V2 थीटा और फाई को। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, एक कंस्ट्रेंट वेज कंस्ट्रेंट की इक्वेशन Yes, कैसे sir. लिखी जाएगी। तो इसको सब लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी हो गया। अच्छा, तो देखो यहाँ पे एक बात और लिखना, ये तो है ही है, एट द सेम टाइम यहाँ पर एक और चीज होगी, नो रिलेटिव वेलोसिटी नॉर एक्सेलरेशन। नॉर्मल नहीं सर, डायरेक्शन कुछ में ना नहीं तो होगा। वेलोसिटी होगी ना ही एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि कांटेक्ट नहीं टूट सकता। ठीक है, इसलिए दोनों का एक्सेलरेशन नॉर्मल डायरेक्शन में सेम रहेगा। ठीक है, क्या होता है बेटा, कई बार इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व कर लेते हैं, कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वेज के रेफरेंस फ्रेम में जाना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तो मैं वेज के रेफरेंस फ्रेम में जाने वाले क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूं, पहले आप नॉर्मल क्वेश्चन कर लो, सिंपल क्वेश्चंस कर लो, फिर हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज एक ही बार में पूरा का पूरा वेज कंस्ट्रेंट कराने से थोड़ा सा परेशानी हो सकता है आप लोगों को, और इतना ज्यादा एग्जाम में आएगा भी नहीं जितना आपको इसमें मेहनत करनी पड़ जाएगी। ठीक है, कॉपी हो गया। एक बार बेसिक हो जाए, आपका डर निकल जाए, आपको समझ में आने लगे कि वेज कंस्ट्रेंट कैसे काम करता है, देन हम लोग थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चंस भी देख लेंगे इसमें। और मैं बोलूंगा कि मैं वो क्वेश्चंस आप लोगों के हाफ ईयरली के बाद ही कराऊंगा। ठीक है, तो वेज कंस्ट्रेंट हायर लेवल या कंस्ट्रेंट लेवल, कंस्ट्रेंट मोशन हायर लेवल नहीं बोला, वेरी हाई लेवल छोड़ दिया है मैंने। ठीक है, ठीक है बेटा। मोस्टली बेसिकली जब उसी में दिक्कत होती है जब स्ट्रिंग और वेज दोनों साथ में आ जाए। ठीक है, बाकी सब आसान होते हैं। आगे बढ़ रहा हूं। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के लिए सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा एक डायग्राम अच्छा सा। तो देखिए, ये हमारे पास एक है जो कि ग्राउंड पर रखा हुआ है।
अब क्या हुआ, इस वेज के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, एक रॉड रखा है। रॉड काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में रखा हुआ है। हम्म, क्यों नहीं बन रहा ये? ये मोटी सी रॉड रखी है, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली इस मोटी सी रॉड को हम चाहते हैं कि ये वर्टिकली ही गिरे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ एक पाइप के अंदर डाल दिया है। इस तरीके की पाइप के अंदर इस रॉड को डाल दिया है। ये जो रॉड है बहुत लंबी है, पाइप भी बहुत लंबा है। ये रॉड जब भी मूव करेगा वर्टिकली ही मूव करेगा, ठीक है। और ये स्मूथ सरफेस या हॉरिजॉन्टल, स्मूथ नहीं बोलना चाहिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वेज रखा हुआ है। हमने देखा कि इस वेज की वेलोसिटी v1 और इस रॉड की वर्टिकल वेलोसिटी v2 के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो हमें ये रिलेशन v1 और v2 के बीच में निकालना है, ठीक है। ट्राई करेंगे सब लोग। हुआ? सर V1 इज इक्वल टू V2 cot square theta आ रहा है। गलत आ रहा है बेटा। देखो क्या करेंगे, हम पहले बात करते हैं इस वेज की। वेज की वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी है? v1 है, ये एंगल थीटा है। तो इस वेलोसिटी का इस वेज के नॉर्मल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? द नॉर्मल कंपोनेंट विल बी v1 साइन थीटा, है ना। ये नॉर्मल कंपोनेंट होगा कि नहीं? हम्म, हाँ या ना। हाँ सर। वहीं पर अगर मैं इस रॉड के बारे में बात करूं तो रॉड की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी है? v2 है। तो इस रॉड की वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट
कितना होगा? ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा, नॉर्मल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा V2 cos थीटा। तो हम लिखेंगे इक्वेशन कि नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम है, इसलिए V1 sin थीटा इज इक्वल टू V2 cos थीटा। दिस इंप्लाइज V2 इज इक्वल टू V1 tan थीटा। ये आपका आंसर है। किसी को दिक्कत? हम्म? कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. हम्म? No, sir. नो? ओके, कॉपी कर लो इसको सब लोग। अच्छा, एक बात बताओ, वो वाला क्वेश्चन याद है जिसमें मैंने बोला था कि एक ऐसे ही एक इंक्लाइन प्लेन था, उस उसे एक वेज था, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा था, बोला था इस वेज का मिनिमम एक्सेलरेशन कितना हो सो दैट ये ब्लॉक इन फ्री फॉल कर पाए। याद है क्वेश्चन की भूल गए? Yes. याद है सर, पिछले क्लास का है। पिछले क्लास में कराए थे। उसके Yes, बारे में sir. सोचिए, अगर मैं लिख रहा हूं कि V2 इज इक्वल टू V1 tan थीटा, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि A2 इज इक्वल टू A1 tan थीटा, क्योंकि थीटा तो कांस्टेंट है। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? हाँ ना? Yes. सो हमें लास्ट क्लास में क्या चाहिए था? A2 इज इक्वल टू जी चाहिए था। इन फ्री फॉल क्वेश्चन वो याद सा रहता है क्वेश्चन, इसलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, ध्यान रहेगा ना आप लोगों को भी। A2 कितना था? जी था ना, सॉरी, A2 इज इक्वल टू कितना था? जी था। इसलिए मैं लिख सकता हूं देयरफॉर G इज इक्वल टू A1 tan थीटा। दिस इंप्लाइज A1 इक्वल्स टू G अपॉन tan थीटा। डायरेक्ट आंसर आया कि नहीं आया? यहाँ तो फिर भी मैं वेलोसिटी से आया हूँ, आप तो डायरेक्टली एक्सेलरेशन भी सेम रिलेशन लिख सकते हैं ना, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सेम होता है। हाँ या ना? यस सर। तो डायरेक्टली ये रिलेशन लिख के एक लाइन में आंसर आ जाएगा। A2 को G डालना है बस। कोई दिक्कत? वो No, क्वेश्चन दोबारा sir. कराने की जरूरत तो नहीं है, अलग से हो गया इसी में। चलो बेटा, बाकी सब कुछ मैंने करा दिया है, सिर्फ उस टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं। मतलब दो तीन तरीके के कंस्ट्रेंट मोशन बचे हुए हैं। एक तो ये है कि रोलिंग स्ट्रिंग, मतलब रोलिंग स्ट्रिंग का मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग को क्या हुआ, हम लोगों ने किसी कोई चीज के ऊपर रोल कर रहे हैं, मतलब एक कोई मोटर लगा हुआ है जो स्ट्रिंग को रोल करे पड़ा है। तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन मैं पहले से नहीं कराना चाहता, कि कुछ तो आप खुद भी दिमाग लगाओगे ना, कि अगर स्ट्रिंग मान लीजिए एक मोटर में रोल हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपका स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट नहीं बचेगा। आप क्या लिखोगे? dl by dt
इज इक्वल टू, जो आप जीरो कर रहे थे वो जीरो करने की जगह आप क्या लिख दोगे, जिस रेट से स्ट्रिंग रोल हो रहा है वो कर दोगे, माइनस के कर दोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर नहीं समझा क्या बोला। लेट्स से क्या हुआ है, एक मोटर लगा दिया हम लोगों ने जो कि ऐसे घूम रहा है और इसके ऊपर एक स्ट्रिंग बंधी हुई है। अच्छा उल्टा घुमा दिया मैंने मोटर को, ऐसे नहीं घूम रहा, ऐसे घूम रहा है, इसके ऊपर एक स्ट्रिंग बंधी हुई है जो लेट से यहाँ पुली के ऊपर से जाकर यहाँ एक ब्लॉक से अटैच्ड है। ठीक है, बोल रहा है रोल ऐसे कर रही, ठीक है, बोल रहा है कि स्ट्रिंग के रोल होने का रेट है के मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बोला बताओ इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ v कितनी है। तो क्या लिखूंगा, देखिए मैं लिखूंगा कि ये वाली जो लेंथ है इसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, माइनस वी, हाँ है ना। अब यार बार बार थोड़ा लिखेंगे dl1/dt प्लस dl2/dt इज इक्वल टू 0, ऐसे थोड़ा लिखूंगा बार हाँ बार, सर समझ गए सर। है ना। यहाँ क्या होगा, माइनस वी रेट ऑफ चेंज होगा इस लेंथ का। यहाँ पर क्या है, ये वाला भी फिक्स्ड है, ये वाला ही फिक्स्ड है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन नहीं है। तो माइनस वी प्लस 0 इज इक्वल टू रेट एट विच लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज चेंजिंग। नॉर्मली अभी तक क्या हो रहा था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेंज नहीं हो रहा था, बट यहाँ क्या हो रहा है, ये जो रोलर है ये स्ट्रिंग को रोल करे जा रहा है ना। किस रेट से रोल कर रहा है, के रेट से रोल कर रहा है, तो माइनस वी प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस के। इसका मतलब v इज इक्वल टू के। कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. इजी है ना क्वेश्चन। Yes, sir. तो dl बाई dt इज इक्वल टू 0 करने के बजाय हमने क्या कर दिया, जिस रेट से स्ट्रिंग की लेंथ कम घट रही है वो लिख दिया। अगर उल्टा रोल हो रहा होता लिख देते प्लस के। ठीक है, मतलब मान लो रिलीज कर रहा होता स्ट्रिंग को क्या लिखते, प्लस के लिख देते। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नो सर। तो एक तो ये रोलिंग स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन मैंने सिर्फ एकदम ही एक ही क्वेश्चन कराया सिंपल सा, उसमें कुछ और मूव नहीं कराया, सिर्फ स्ट्रिंग को रोल कराया। मजा तब आता जब ये वाली पुली मूव कर रही हो, यहाँ एक और दो तीन पुली लगी हुई हो, लिफ्ट भी लगा हो, लिफ्ट भी जा रही है, पूरा का पूरा सिस्टम जो लिफ्ट में रखा हुआ है। ठीक है, तो वो सब कारनामे हो सकते हैं। ठीक है बेटा, कारनामे बहुत बाकी हैं अभी, क्वेश्चंस करने के लिए बहुत, बनाने के लिए बहुत जुगाड़ बाकी है, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। और क्या मैंने नहीं बताया है, मैंने और नहीं पढ़ाया जिसमें स्ट्रिंग प्लस वेज दोनों हो जाए, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी लग रहा हो, वेज कंस्ट्रेंट भी लग रहा हो, दोनों एक साथ लगाना हो, तो उसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। वो वाले क्वेश्चन भी मैंने अभी तक नहीं कराए हैं, तो ये मैं बाद में कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा। ठीक है बेटा, बाकी सारा इस ये वाला चैप्टर खत्म हो गया आपका, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्लास में वी विल बिगिन आवर नेक्स्ट चैप्टर कॉल्ड फ्रिक्शन। आपका टाइम हो चुका है, फिर भी एक बार बता देता हूँ फ्रिक्शन चैप्टर के बारे में। फ्रिक्शन फिजिक्स का एक चैप्टर है जहां पर मैथ्स पर आप जो आंखें बंद करके जो हम रिलाय करते हैं ना, कि जिधर मर्जी उधर एक्सेलरेशन मान लो, जिधर मर्जी उतार लो, नेगेटिव आएगा तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, वो वाले फंडे जो है ना फ्रिक्शन में थोड़ा उतने अच्छे से काम नहीं करते। ठीक है, फ्रिक्शन एक चैप्टर है जहां आपको सच में फिजिक्स में क्या हो रहा है, फिजिकली क्या हो रहा है, ये सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से कई लोगों के लिए फ्रिक्शन बहुत आसान भी होता है और कई लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट भी होता है। आसान किसके लिए होता है, जो पूरी बात, एक एक चीज, एक एक स्टेप, एक एक कॉन्सेप्ट को ठीक से सुने, समझे और उसका रिवीजन करे, प्रैक्टिस करे। डिफिकल्ट किसके लिए, जो ये सब काम ना करे। ठीक है, फ्रिक्शन में कई लोग बहुत परेशान होते हैं, कई लोग बोलते हैं सर फ्रिक्शन में क्या ही है। ठीक है ना, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सर कल टेस्ट कौन से चैप्टर का होगा? कल टेस्ट आपका काइनेमेटिक्स का ही होगा अभी। ठीक है, ओके सर। सर एडवांस लेवल। नहीं मेन लेवल है, मैंने बोला था फिजिक्स का बेटा यही सिस्टम चलेगा, 3 मेन 1 एडवांस। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा,
अभी के लिए क्लास ओवर है। Thank you, sir. Thank Thank you. you. थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। Thank you, sir.